हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की दो घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। इन दोनों घटनाओं में से जो दूसरी घटना है वो मेरी फेवरेट है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आगे भी और अच्छी अच्छी स्टोरीज और इंसिडेंट्स लेके आता रहूँगा। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ईयरफोन्स लगा लीजिए क्योंकि अब हम खो जाते हैं अंधेरों में। मेरा नाम बाइडन है और ऐसी ही एक अजीब सी घटना मेरी कज़न के साथ भी घटी थी, जो कि कनाडा के नेशनल फॉरेस्ट से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी। मुझको ये घटना मेरी माँ ने बताई थी। उन्होंने मुझे ये घटना तब बताई थी जब मैं करीब 10 साल का था और मेरी कज़न उसके साथ ये घटना घटी थी जब वो 19 साल की थी। उसका नाम शायशा था। शायशा अपने बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए रोज़ अपने कॉलेज के बाद जाती थी। उसकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसको कुछ दवाइयाँ खाने के लिए बोली थी और करीब 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट के लिए भी बोला था। वो काफ़ी दिनों से अपनी प्रैक्टिस पर नहीं गई थी, इसलिए उसको घर बैठे बैठे बहुत बोरियत हो रही थी। इसलिए उसने अपनी प्रैक्टिस के लिए दोबारा जाना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी दवाइयाँ अभी भी बंद नहीं हुई थीं। उसने अपने बास्केटबॉल प्रैक्टिस की तैयारी दिसंबर के महीने में शुरू कर दी थी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उसका बास्केटबॉल कंपटीशन था जिसको उसे हर हालत में जीतना था, क्योंकि वो इसके लिए कई महीनों से तैयारी कर रही थी। वो कॉलेज के बाद अपने डैड की कार ले जाती थी, क्योंकि दिसंबर के महीने में वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता था। उसको बास्केटबॉल प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद अपने घर आके कॉलेज का कुछ काम भी निपटाना होता था, इसलिए वो कार ले जाती थी। उसको कार ले जाते हुए बस 2 ही दिन हुए थे और जिस एरिया से वो आती जाती थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी। एक बार वो अपनी प्रैक्टिस से लौट रही थी। उसको लौटने में कुछ देर हो गई थी। उस वक्त शाम के करीब 7 बज रहे थे और ठंड में 7 बजे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, इसलिए वो अपने घर जल्दी पहुंचने के लिए कार को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चला रही थी, जिसकी वजह से कई बार उससे कार डिसबैलेंस भी हुई थी। जब वो थोड़ा और आगे आई तो रास्ते में कुछ जगह बर्फ़ गिरी हुई थी जो कि उसको दिखाई नहीं दी। उसकी वजह से कार थोड़ी और डिसबैलेंस हो गई और उसकी वजह से कार थोड़ा आगे जाके एक पेड़ से टकरा गई। उसने जब कार से निकल के देखा तो कार के पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका था और उस पर काफ़ी स्क्रैच भी आ गए थे, लेकिन कार का पीछे वाला टायर पंचर हो गया था। वो करीब 20 मिनट तक किसी का इंतज़ार करने लगी। उसने सोचा कि शायद वहाँ से कोई गुजरेगा जो कि उसकी मदद कर देगा, लेकिन अफसोस वहाँ से कोई भी नहीं गुजरा। उसने तुरंत अपने घर पे अपनी मम्मी को कॉल मिलाया और उनको टायर पंचर होने के बारे में और एक्सीडेंट के बारे में बताया। शायशा के पापा एक पुलिस वाले हैं। शायशा की मम्मी ने उसको बोला कि वो कुछ देर वहाँ इंतज़ार करे, वो उसके पापा को इन्फॉर्म कर देंगी और वो कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मम्मी का फ़ोन कटते ही कज़न वहीं कार के पास जाके खड़ी हो गई और अपने पापा का वेट कर रही थी। उसको वहाँ पर इंतज़ार करते हुए करीब 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे और ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसको ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि 15 मिनट में टेम्परेचर अचानक से नीचे धीरे धीरे गिरता चला जा रहा था। लेकिन उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पापा को फ़ोन मिलाया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद उसने दोबारा अपनी मम्मी को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि पापा कब तक आएंगे। तभी उनकी मम्मी ने बोला कि वो कहीं पर फंसे हुए हैं, वो जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इतना बोलते ही उसकी मम्मी का फ़ोन कट गया, क्योंकि नेटवर्क की वजह से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। उस पूरी सुनसान सड़क पर मेरी कज़न शायशा अकेली थी। वहाँ पर ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, क्योंकि कार के एक्सीडेंट की वजह से कार की लाइट बहुत धीमे चल रही थी। उसने सोचा कि जब तक पापा नहीं आ रहे वो कार के अंदर ही बैठ जाए। तभी शायशा को अंधेरे में कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई झाड़ियों के पीछे बैठकर उसको देख रहा हो। पहले उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया,
उसको लगा कि शायद ये सब उसका कोई वहम है और दोबारा फ़ोन निकाल के अपने पापा को फ़ोन मिलाने लगी। तभी जिस झाड़ के पीछे से उसको आवाज़ आ रही थी, उसने फिर से देखा कि वो पूरी झाड़ अपने आप हिल रही थी। उसको पक्का शक हो गया था कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने तुरंत अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को ऑन किया और झाड़ के अंदर उसी से देखने लगी। उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। वो झाड़ियों के थोड़ा सा पास गई जहाँ पर उसकी कार लड़ी थी। वो झाड़ियाँ उससे करीब 4 मीटर पीछे थीं, तो वो धीरे धीरे उन झाड़ियों के पास जाके देखने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो दोबारा घूम के अपने कार की तरफ वापस आने लगी। जैसे ही वो पीछे अपने कार की तरफ घूमी, उसको उसके पिताजी की आवाज़ सुनाई दी। बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि वो आवाज़ जंगलों के अंदर से आ रही थी। उसको इतना तो समझ में आ रहा था कि ये सब जो भी हो रहा है वो उसका कोई वहम नहीं है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा था इस बात का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो धीरे धीरे झाड़ियों के पास उसी आवाज़ के पीछे जा रही थी। उसको ये बात महसूस हो रही थी कि वो आवाज़ उसको अपनी तरफ सम्मोहित कर रही है, लेकिन वो चाह करके अपने पैरों को रोक नहीं पा रही थी। वो झाड़ियों के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से उसको कार की हॉर्न सुनाई दी। वो और कोई नहीं, शाइशा के पिताजी थे, जो कि उसी वक्त वहां पर पहुंच गए थे। कार का हॉर्न सुनते ही शाइशा जैसे होश में आ गई और उसको ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही थी। उसके पापा ने जब उसको देखा तो वो काफ़ी घबराई हुई थी और वो कार से करीब 4 से 5 मीटर जंगलों की तरफ खड़ी थी। तभी उसके पापा ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तभी शाइशा ने उनको बताया कि उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसको झाड़ियों के पीछे से कोई आवाज़ आ रही है और वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। इतना सुनते ही शाइशा के पिताजी ने अपनी बंदूक को बाहर निकाल लिया, क्योंकि उनको कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उन्होंने तुरंत अपनी गन निकाल के उन झाड़ियों की तरफ तान दिया और धीरे धीरे अपने कदम उन झाड़ियों की तरफ बढ़ाने लगे। उन्होंने ये भी बोला कि तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। जब वो अंदर की तरफ जा रहे थे तो उनको एक परछाई दिखी और वो परछाई बहुत ही ज़ोर से सांस ले रही थी। उनको इस बात का पता चल गया था कि अंदर कोई है जो कि उनको देख रहा है। तभी शाइशा ने उसको बोला कि तुम बाहर आ जाओ। उनके इतना बोलते ही 2 चमकती हुई आंखें उनको देखने लगी। उनको तुरंत समझ में आ गया कि ये कोई इंसान नहीं, कोई अजीब सा क्रिएचर है जिसने अपनी आंखें बंद रखी थी। उनको उस परछाई में साफ साफ वो चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। उनके देखते ही वो परछाई थोड़ा आगे आने लगी और आगे आते आते वो परछाई बड़ी होती जा रही थी। उस परछाई के बाहर आते ही वहाँ पर कच्चे मांस की बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी और वो बदबू उस अजीब से जीव से आ रही थी। जैसे ही वो क्रीचर बाहर आया, डर की वजह से शाइशा तुरंत चिल्लाने लगी और उसके पापा ने गोली चला दी। वो गोली उस अजीब से जीव के कंधे पर लगी और आर पार हो गई, जिसकी वजह से वो पीछे हट गया। तभी शाइशा अपने पापा की कार में बैठ गई और उनसे तुरंत गाड़ी में बैठने के लिए बोला। वो भी भागते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गए। वो दोनों इतना डर गए थे कि उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाइशा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चला रही थी। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसने अपनी पापा की कार से अपनी कार को टक्कर मार दी और आगे निकल गई। वो उस बर्फीले रास्ते में कार को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भगा रही थी और वो अजीब सा जीव उनका पीछा कर रहा था। शाइशा के पापा ने जब बैक मिरर में देखा तो उन्होंने देखा कि वो जीव बहुत ही ज़्यादा लंबा था और उसके सर पे एक हिरन का सींग लगा हुआ था। रोड पर फिसलन होने की वजह से उनकी कार ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पा रही थी और वो जीव तेज़ी से भागते हुए आके उनकी कार के सामने खड़ा हो गया। कार की रोशनी जब उस जीव के ऊपर पड़ी तब उन दोनों को पता चला कि वो एक वेंडिगो है। उसका पूरा शरीर दिख रहा था जो कि सड़ा हुआ था। उसके शरीर से उसकी हड्डियां साफ साफ नजर आ रही थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो उन दोनों को मार के खा जाएगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा लग रहा था। शाइशा इतनी डर चुकी थी कि उसने उस वेंडिगो के ऊपर तेजी से गाड़ी को चढ़ा दिया, जिससे लड़के वो नीचे साइड में गिर गया और शाइशा ने दोबारा कार को तेजी से भगाया। वो क्रीचर
फिर से उन लोगों का पीछा करने लगा। उसके बाद उन्होंने गाड़ी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भगाई और कहीं भी नहीं रोका। वो जीप पीछे से गायब हो चुका था और उन्होंने अपने घर पहुंचने तक उस कार को कहीं नहीं रोका। शाइशा की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब हो गई थी और उसको बार बार वही जीव अपने सपनों में दिखाई दे रहा था। इस हादसे के अगले दिन शाइशा के डैड अपनी कार को लेने दोबारा उसी जगह पर गए और वहाँ पर उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उस जीव ने शाइशा की पापा की कार पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला किया था और उसके कार की सीट फटी हुई थी। उस जीव ने अपने नाखूनों से उस सीट को नोचा हुआ था। उस क्रीचर के बारे में शाइशा के फादर ने अपने पार्टनर को भी बताया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनको लग रहा था कि शायद उन लोगों ने किसी जानवर को देखा हो जो कि जंगल के अंदर से निकल कर बाहर आ गया हो, क्योंकि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। शाइशा की तबीयत करीब 2 हफ्ते तक खराब थी और उसको सपनों में भी वो जीव बार बार नजर आ रहा था। वो रात में अक्सर चौंक के उठ जाती थी और उसको रात में कभी कभी अपनी खिड़की के बाहर से उस जीव के बुलाने की आवाज़ आती थी। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी। उसके बाद से उसने अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस पर जाना छोड़ दिया और आज भी जब वो उस दृश्य को याद करती है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो इसके बारे में ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करती और उसने फिर कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत भी नहीं की। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की दूसरी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे डैड एक इंटीरियर डिज़ाइनर थे। वो एक योर ब्राइट होम नाम की छोटी सी इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी में काम करते थे। उस कंपनी ने बैंक से बहुत ही ज़्यादा लोन ले लिया था, जिसकी वजह से कंपनी बंद हो गई। मेरे डैड को कंपनी की तरफ से एक घर मिला था, जो भी बैंक वालों ने हम लोग से ले लिया। हम लोग के लिए ये बहुत ही बुरा टाइम चल रहा था। मेरा नाम जॉर्जी है और मेरे छोटे भाई का नाम फ्रेडी। कैनेडियन फॉरेस्ट के सदर्न रीजन के पास एक पुराना होटल रीडिज़ाइन हो रहा था, जहाँ की डिज़ाइनिंग का काम मेरे डैड को अपने किसी फ्रेंड की हेल्प से मिला था। वहाँ पर उनका काम करीब 1 महीने का था। 1 महीने के लिए होटल वालों ने अपने 2 रूम्स पापा को दे दिए थे, क्योंकि उनको वहीं पर रह के अपना काम करना था। वैसे वो जगह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नई थी, क्योंकि उससे पहले हम अपना घर छोड़ के बाहर कभी नहीं आए हैं। हम बचपन से अपने उसी घर में रहते थे। हमारे पुराने दोस्त और पुराना स्कूल भी छूट चुका था। हम सब कार में उसी होटल की तरफ जा रहे थे। मैं और मेरा भाई कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे और मम्मी पापा आगे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। हम कैनेडियन फॉरेस्ट के बीच के हाईवे से जा रहे थे। वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और कोई भी कार नहीं गुजर रही थी। हमारे अलावा वहाँ पे हर एक कार हमें सिर्फ आधे घंटे में दिख रही थी और वो हाईवे काफ़ी ज़्यादा सुनसान और बड़ा था। हम लोग जिस जगह जा रहे थे वो जगह बिग डिके हिल्स के पीछे पड़ती थी। वो एरिया उस जगह का काफ़ी सुंदर एरिया था, लेकिन रात में वो बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावना भी लगता था। हम रात के करीब 9 बजे उस होटल में पहुँचे। वहाँ पर होटल का एक गार्ड था जो कि उस होटल की देखभाल करता था। वो हमको होटल के बैक साइड से लेके गया और हमारा रूम दिखाया। हमारे रूम से होटल का बैक गेट एकदम साफ साफ नज़र आता था। होटल के बैक एंट्रेंस से ही होटल का सारा सामान बाहर आता था और अंदर जाता था। होटल का मेन रास्ता किसी वजह से ख़राब चल रहा था, इसलिए वहाँ पर मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा था, तो उसको बंद कर दिया गया था। पापा के काम की वजह से वो पूरा दिन होटल के अंदर ही रहते थे और अभी हमारा स्कूल भी नहीं था, तो हम पूरा दिन बोर हो जाते थे। मैं और फ्रेडी एक दूसरे के साथ ही खेला करते थे। उस होटल के बैक साइड में जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर एक झील थी और उस झील के दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा जंगल। हम अक्सर उस झील के पास जाके खेला करते थे। उस झील के पास एक पुरानी नाव पड़ी हुई थी जो कि शायद बहुत दिनों से वहीं पर रखी हुई थी। उसकी कंडीशन ठीक थी, लेकिन शायद बहुत दिनों से इस्तेमाल ना होने की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा काई जम गई थी और कीलों में जंग लग गया था। फ्रेडी और हम पूरा दिन वहीं पर ही बैठे रहते थे और खेला करते थे। हमें उस एरिया में करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे। एक दिन मैंने फ्रेडी से बोला
कि क्यों ना हम इस बोट को पानी में उतारें और पानी को पार करके जंगल के दूसरी तरफ चलते हैं। फ्रेडी मेरे से 3 साल छोटा था। मेरी उम्र उस वक्त 17 साल की थी। वो थोड़ा डरपोक था। उसने डर की वजह से मना कर दिया और रोज़ की तरह हम घर वापस चले गए। एक बार रात के करीब 2 बज रहे थे और मुझको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों, पर मुझको बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं जब उठा तो मैंने देखा कि फ्रेडी मेरे बगल में सो रहा है। मैंने उसको जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नींद में था, तो वो नहीं उठा। मैं उठ के मम्मी पापा के कमरे में गया और देखा कि वो लोग भी सो रहे हैं। पापा को पूरा दिन बहुत काम करना होता है, इसलिए वो रात में जल्दी सो जाते हैं। फिर मैंने फ्रिज से कुछ खाने के लिए लिया और खाते हुए अपने रूम की खिड़की पर जाके बैठ गया। मेरे रूम की खिड़की से वो बोट एकदम साफ साफ नज़र आती थी। मैं अपने रूम से बाहर निकल के उसी बोट पर जाके बैठ के खाने लगा। रात में वो झील बहुत ही ज़्यादा शांत लगती है और जंगल के दूसरी तरफ मुझको कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। सच बताऊँ तो रात में वहाँ पर बैठने में मुझको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं कुछ देर तक उसी बोट पर बैठा हुआ था और चांद को देख रहा था। चांद का रिफ्लेक्शन उस झील पे मुझको साफ साफ नज़र आ रहा था और उससे हल्की फुल्की रोशनी जंगलों की तरफ भी जा रही थी। मैं उस बोट पर लेट गया और वहाँ पर लेटे लेटे चांद को देख रहा था, जो कि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। मैं उसी बोट पर लेटे लेटे सो गया और करीब 15 मिनट तक सोता रहा। मैं जब सो रहा था तो मुझको धीरे धीरे थोड़ी ठंड लगने लगी। वहाँ पर ठंड अचानक से बढ़ गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैं काँप रहा था और वहाँ पर हल्का हल्का कोहरा भी आ गया था। ये बड़ी ताजुब की बात थी, क्योंकि वो ठंड का सीज़न नहीं था। अब मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा था, तो मैंने सोचा कि शायद अब मुझे घर जाना चाहिए। मैं बोट से नीचे उतरा और अपने रूम की तरफ जाने लगा और तभी मुझे फ्रेडी की आवाज़ आई। वो मुझको बुला रहा था, जॉर्जी, जॉर्जी। मैंने तुरंत पीछे झील की तरफ घूम के देखा। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद मैंने झील की दूसरी तरफ अंधेरे में किसी को खड़ा हुआ देखा। उसका चेहरा अंधेरे की वजह से साफ साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन वो आवाज़ मेरे भाई की ही थी। जल्दी की वजह से मैं अपना चश्मा भी लाना भूल गया था और वो मेरे रूम पर ही छूट गया था। मुझको ठीक से नहीं दिख रहा था और वो आवाज़ मेरे भाई की थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो अपने कमरे में सो रहा है। फिर मुझको ये लगा कि शायद जब वो सो के उठा हो तो उसने मुझे ढूंढा हो, और जब मैं उसको नहीं मिला तो मेरे सोते वक्त वो यहाँ पर आ गया हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रहा था कि वो झील के दूसरी तरफ आखिर गया कैसे, ये तो मुझको भी नहीं पता था। मैंने उससे पूछा कि फ्रेडी, तुम हो क्या? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और बस वहीं पर खड़ा था। वो मेरे से करीब 200 से 250 यार्ड की दूरी पर था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मुझको वो धुंधला धुंधला दिख रहा था, लेकिन उसकी हर एक मूवमेंट मुझको साफ साफ पता चल रही थी। वो बस एक काली परछाई थी, तो मुझको दूर से खड़ी हुई दिख रही थी। उसकी आवाज़ बिल्कुल फ्रेडी की आवाज़ जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ धीरे धीरे मुझको सम्मोहित कर रहा है, और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि मैं बोट को पानी में डालूं और पार करके इस बड़ी सी झील के दूसरी तरफ चला जाऊं। वो चीज़ जो भी थी, शायद मेरे दिमाग में बहुत अंदर तक घुस चुकी थी। मैं उस झील को पार करने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे गोली चलने की आवाज़ आई और वो अजीब सा क्रिएचर तुरंत चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस चीख रहा हो। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के मैं जैसे नींद से जाग गया था और तुरंत होश में आ गया था। चिल्लाते ही वो अजीब सा जानवर अंदर जंगलों की तरफ भाग गया। मैंने जैसे ही पीछे घूम के देखा तो वहाँ पर होटल का वही गार्ड था जो रात में होटल की सिक्योरिटी देखता है। वो मुझको जानता था, तो मुझको तुरंत पकड़ के झील से दूर होटल की तरफ लेके चला गया। वो मेरे ऊपर ज़ोर से चिल्लाने लगा और मुझको डांटने लगा। उसने मुझसे बोला कि इतनी रात में अकेले में मुझे नहीं घूमना चाहिए था, और वो गार्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। मैंने उससे बोला कि इस बारे में मेरे पिताजी को मत बताना। वो करीब 5 सेकंड तक मुझको घूरता रहा। फिर उसने मुझसे बोला, तुम जाओ, सो जाओ।
जाने से पहले मैंने उससे एक बार फिर से पूछा कि आखिर वो चीज़ थी क्या और वो वहाँ पर कर क्या रही थी। वो गार्ड ने कुछ भी नहीं बोला। उसने मुझसे बस इतना बोला कि मैं जाके सो जाऊँ। मेरे बार बार पूछने पर उस गार्ड ने मुझको बताया कि वो एक वेंडिगो था। उसने जब उस वेंडिगो के बारे में बताया तो वो काफ़ी डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ काफ़ी भयानक घटनाएं घटी हैं। मैंने पहली बार वेंडिगो का नाम सुना था। मैंने उस गार्ड से उस क्रीचर के बारे में और पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझे अपने कमरे में जाने के लिए बोलने लगा। मैं भागते हुए अपने कमरे में आ गया और अपनी रूम की खिड़की से उसी झील की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ अभी भी वहीं खड़ी है और मुझको देख रही है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो मुझको और मेरे कमरे को वहीं से खड़ा होकर देख रहा हो और वो इस इंतज़ार में है कि मैं कब दोबारा उस जगह पर जाऊं। सुबह फ्रेडी के उठने पर मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास भी नहीं किया और मुझको बार बार बोल रहा था कि हम दोबारा उसी बोट पर चलते हैं। मेरी हिम्मत दिन के वक्त भी वहाँ जाने की बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि रात में मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी। मैं कभी उस बोट के पास नहीं गया। फ्रेडी कभी कभी वहाँ चला जाया करता था, लेकिन मैं कभी नहीं जाता था। हालांकि दिन में वो क्रीचर कभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन दिन के वक्त भी वो जंगल अब मुझको बहुत डरावना लगने लगा था और उस जंगल के अंदर दिन के वक्त भी वो क्रीचर आज भी सो रहा है और बैठकर अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा है। तो ये थी वेंडिगो को देखे जाने की 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।